कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए दक्षिण कौशल क्लासेस को और करें अपने CGPSC एंड SSC रेलवे एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलिए, आपका स्वागत है फिर से हमारी संविधान की कक्षा में। हमारा एक सेक्शन छूट गया था और यह लेक्चर 2 है संविधान के लिए। और हमने जो लास्ट लेक्चर देखा हुआ था आपका संविधान के परिचय का, तो उसमें हमने बात की थी कि राज्य व्यवस्था होती क्या है। राज्य के लिए व्यवस्था ही राज्य व्यवस्था कहलाती है। एक अमूर्त अवधारणा है राज्य, जिसकी एक मूर्त अभिव्यक्ति या व्यवहारिक अभिव्यक्ति क्या है, सरकार होती है। ठीक है, राज्य के लिए हमने आवश्यक तत्वों की बात की थी। राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो राज्य के आवश्यक तत्व होते हैं भूभाग, जनसंख्या, है ना, सरकार, संप्रभुता। अगर इनमें से कोई भी तत्व मौजूद ना हो तो वह राज्य नहीं कहलाएगा। भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता ये राज्य के आवश्यक तत्व हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था कि विश्व की पहली प्रशासनिक इकाई कबीला थी, उसके बाद दूसरी प्रशासनिक इकाई समाज, वर्तमान में राज्य है। ठीक है, फिर हमको आज आगे देखना है कि जो संविधान है ना, इसका अर्थ क्या होता है? समान विधान। क्या होता है जी? समान विधान। क्या संविधान का अर्थ क्या हुआ? सभी के लिए समान नियम कानूनों का संग्रह क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। अब संविधान जो है ये लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है ना। अलिखित और लिखित। अगर अलिखित संविधान की बात करें तो प्रश्न आपसे जब पूछेगा वो है कि विश्व का पहला अलिखित संविधान, प्रथम अलिखित संविधान जो है वो कहाँ का है? तो वो है ब्रिटेन का। ठीक है, कहाँ का है? ब्रिटेन का विश्व का पहला अलिखित संविधान। फिर अगर लिखित संविधान की बात करें तो विश्व के का प्रथम लिखित संविधान, अगर हम हमारे देश की सब जाए तो मनुस्मृति पहला लिखित संविधान होता है। लेकिन आज के दौर में अगर विश्व के पहले वर्तमान समय की अगर संविधान की बात करें तो प्रथम लिखित जो संविधान है वो है आपका अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान हमको पता है कि अमेरिका 1766 ईस्वी में अमेरिकी क्रांति होती है। 1766 में अमेरिकी क्रांति होती है और उसके 10 वर्ष बाद आपका अमेरिका जो है 1776 में क्या होता है? स्वतंत्र होता है। और 1787 में क्या होता है? आपका अमेरिकी संविधान की घोषणा होती है, फिलाडेल्फिया कन्वेंशन। और उस कन्वेंशन में जो अमेरिकी कॉलोनीज थी वो क्या होती हैं? एक संविधान को लेकर, है ना, क्या होती हैं? आपस में सहमत होती हैं और विश्व का प्रथम लिखित संविधान निकल के आता है। ठीक है, सितंबर 1787 को। ठीक है, अगर विश्व के सबसे बड़ा लिखित संविधान की बात करें, विश्व का सबसे बड़ा बृहद या विश्व का सबसे बृहद संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान की अगर बात करें तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। अब देखिए, आज हम आगे बात कर रहे हैं शासन व्यवस्था के अंगों की। ठीक है, शासन प्रणाली या शासन व्यवस्था के अंग कौन कौन से होते हैं? देखो, शासन संचालित करने के लिए कुछ अंग होते हैं, ठीक है, जो शासन या सत्ता का संचालन करते हैं। तो हम मुख्यतः शासन व्यवस्था या शासन चलाने के 3 अंग मानते हैं। एक होती है विधायिका, ठीक है, जो कानून निर्माण करती है। दूसरी होती है कार्यपालिका और तीसरी होती है न्यायपालिका। ठीक है, ये 3 शासन व्यवस्था के अंग होते हैं।
विधायिका अर्थात लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर जो होता है वो कुछ भी तरह का हो सकता है, या तो अगर हम प्राचीन काल में देखें तो राजतंत्री मोनार्की था, है ना, राजा ही क्या करता था, नियम कानूनों को निर्माण करता था। फिर हमने धर्मतंत्रीय लेजिस्लेचर भी दिखा है, जहां धार्मिक पुस्तकें या कानूनें क्या होती हैं, उन्हीं से ही वही सोर्स होती है किसकी, विधायिका की, यानी नियम कानूनों का। फिर हम संसदीय लोक विधायिका भी देखते हैं, जहां पर संसद क्या करती है, समूह जो होते हैं वो मिलकर क्या करते हैं, नियम कानूनों का निर्माण करते हैं। तो विधायिका का कार्य क्या होता है, विधायिका का कार्य क्या होता है, कानून या विधि का निर्माण करना। ठीक है, विधायिका का कार्य क्या हुआ, विधि का निर्माण करना, और विधि निर्माण होने के पश्चात उसे लागू करने का जो काम है वो कार्यपालिका करती है, और जो नियम कानून बने हैं उनको संरक्षित करने का काम करती है कौन, न्यायपालिका। ठीक है, समझ में आ रहा है, कानून या विधि का निर्माण किसका कार्य है, विधायिका का कार्य है, लेजिस्लेचर का कार्य है। एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका उन जो नियम कानून और आपकी योजनाएं हैं उनको लागू करती है और उनको संरक्षण प्रदान करती है न्यायपालिका या जुडिशियरी। अब देखो, कार्यपालिका बेसिकली दो तरह की होती है, एक अस्थाई या राजनीतिक कार्यपालिका, है ना, और दूसरी होती है स्थायी कार्यपालिका। ठीक है, अस्थाई कार्यपालिका या राजनीतिक कार्यपालिका की बात करें तो हमको अलग अलग टाइप के देखने को मिलते हैं। एक है अध्यक्षीय कार्यपालिका, जिसका उदाहरण आपको देखने को मिलता है यूएसए में, है ना, जिसमें राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष ही क्या होता है, एकमात्र मुखिया होता है ना, यानी संविधान शक्ति भी उसी को देती है, प्रयोगकर्ता भी वही होता है। इसमें राजनीतिक कार्यपालिका में संसदीय कार्यपालिका की अगर हम बात करें तो संसदीय जो कार्यपालिका है ना, उसमें दो मुखिया होंगे, शासनीय सत्ता के दो मुखिया, एक होगा राष्ट्रपति और दूसरा होगा प्रधानमंत्री। ठीक है, जैसे भारत में, ये यूएसए में ऐसा देखने को मिलता है, ये भारत में ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, तीसरा जो है वो है दोहरी कार्यपालिका। दोहरी कार्यपालिका में शक्ति का विभाजन होता है। ठीक है, इसमें शक्तियां दोनों को दी जाती हैं, राष्ट्रपति को भी दी जाती हैं और प्रधानमंत्री को भी दी जाती हैं। ऐसा जो आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है वो फ्रांस में देखने को मिलता है। फिर चौथा है बहुल कार्यपालिका वाला देश, जहां पर बहुत सारे लोग, पंचायत जैसी व्यवस्था होती है ना, प्लूरल इसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं हम। बहुल कार्यपालिका जो है वो आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलती है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलती है। क्लियर, इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा पारदर्शिता होती है, 4-5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, 7 लोग मिलकर स्विट्जरलैंड में सरकार चलाते हैं और सामूहिक रूप से फैसले लेते हैं। और चूंकि सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो पारदर्शिता ज्यादा होती है। इसे स्विट्जरलैंड को होम ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। न्यायपालिका की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट, केंद्रीय न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होता है, राजकीय न्यायालय हाई कोर्ट होता है, फिर भारत में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और तहसील कोर्ट भी आपको देखने को मिलते हैं। न्यायपालिका का कार्य क्या करते हैं, न्याय प्रदान करना। ठीक है, ये आपको शासन व्यवस्था के 3 अंग दिखे, याद रखिएगा। ठीक है, लोकतंत्र के 3 आधार भी यही। ठीक है, लोकतंत्र के 3 स्तंभ भी यही है। आगे अगर हम बात करें शासन प्रणाली का, अगर हम प्रकार देखें, शासन प्रणाली जो होती है ना, वो कितने प्रकार की होती है, तो हम पहले आधार पर अगर हम देखें, है ना, अगर बेसिकली देखें तो हमने देखा था कि राजतंत्र होता है ना, मुख्य मुख्य देखें तो अल्पतंत्र होता है, अल्पतंत्र या गुटतंत्र, यानी जब कुछ लोग ही सत्ता संचालन करें, और तीसरा होता है लोकतंत्र। ये मेन टाइप्स हैं आपके किसके, संविधान में शासन प्रणाली के।
शासन प्रणाली की अगर वैधता के आधार पर देखें तो व्यक्ति की संख्या की अगर हम बात करें तो राजतंत्र होता है, तानाशाही होता है ना। तो देखो, राजतंत्र हुआ जहां पर राजा ही क्या करता है, कानून बनाता है, और राजा ही क्या करता है, उसको लागू करता है। फिर अल्पतंत्र, या गुटतंत्र, ठीक है, इंग्लिश में से कहते हैं ओलिग्रेसी। अच्छा, राजतंत्र अगर क्या हो, निरंकुश हो जाए, कहा जाए निरंकुश हो जाए, तो यही क्या बन जाता है आपका, तानाशाही बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं, डिक्टेटरशिप कहते हैं। ठीक। फिर इसके बाद आता है लोकतंत्र, ठीक है, डेमोक्रेसी, जहां लोगों के लिए, लोगों द्वारा, लोगों का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। इसके अलावा आपको देखने को मिलता है धर्मतंत्र, जहां पर धार्मिक कानून ही क्या है, धार्मिक कानूनी किताबें या पुस्तकें ही क्या है, स्रोत हैं किसका, शासन का। ठीक है। फिर इसके अलावा क्या होता है, कुलीन तंत्र होता है, जहां पर विशेष कुल के लोग ही क्या करते हैं, सत्ता शासन संचालन करते हैं, उन्हीं को स्थान दिया जाता है। यूनान में ऐसा देखने को मिलता था। ठीक। फिर उसके बाद हम देखें तो भीड़ तंत्र, जहां पर मॉबक्रेसी होती है, जन भीड़ ही तय करती क्या करना है। इसके अलावा औसत तंत्र होता है, जहां पर औसत लोगों को ही शासन सत्ता में स्थान दिया जाता है। धन तंत्र होता है, जहां धनाढ्य लोगों को स्थान होता है। निरंकुश तंत्र, जिसे आउटोक्रेसी कहते हैं, जहां पर शासन सत्ता निरंकुश हो जाती है। गुण या योग्यता तंत्र, जिसको मेरिटोक्रेसी कहते हैं, जहां पर गुणवान लोगों को स्थान दिया जाता है। और वृद्ध तंत्र होता है, जहां पर जो वृद्ध लोग होते हैं वही सत्ता का संचालन करते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, जेरेंटोक्रेसी कहते हैं, जेरेंटोक्रेसी कहते हैं। ठीक है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि शासन प्रणाली कितने प्रकार की होती है। अच्छा, अगर हम केंद्र राज्य संबंध की अगर बात करें, केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों की अगर हम बात करें, तो उसके आधार पर केंद्र, यहाँ पर केंद्र प्रांत संबंध के अगर आधार पर बात करें, तो आपको देखने को मिलती है परिसंघात्मक व्यवस्था। परिसंघात्मक, यहां से क्वेश्चन आते हैं आपके। परिसंघात्मक क्या होता है, कॉन्फेडरल कहते हैं इसको। ठीक है। दूसरी होती है आपकी संघात्मक, या इंग्लिश में कहते हैं इसको फेडरल, है ना। तीसरा जो होता है संघात्मक, नहीं से एक मैं मानू तो यूनियन। ठीक है। और चौथा होता है आपका एकात्मक शासन प्रणाली, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिटरी कहते हैं इंग्लिश में। अब देखिए परिसंघ क्या होता है। परिसंघ में जो होता है वो केंद्र और प्रांत के मध्य क्या होता है, समझौते का परिणाम होता है। क्या, एक समझौते का परिणाम है, किसके मध्य, तो केंद्र या संघ व राज्य के मध्य समझौते का परिणाम है ना। यहां पर अगर बात करें तो इसे हम अविनाशी राज्यों का, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस समझौते का परिणाम है, राज्य इकट्ठा हुए हैं एक संघ निर्माण के लिए, और संघ को कुछ कुछ छोटे दायित्व तो जो एक्सटर्नल मैटर्स है वो दे दिए गए। ठीक है। यहाँ पर राज्य ज्यादा मजबूत है। राज्य जो है वो कभी अलग नहीं हो सकते, टूट नहीं सकते, है ना, है ना।
राज्य चाहे तो संघ से अलग हो सकते हैं, राज्य संघ से अलग हो सकता है, लेकिन राज्य का अस्तित्व खत्म नहीं होगा। यहाँ पर संघ का अस्तित्व खत्म हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। राज्य चाहे तो संघ से अलग हो सकते हैं, राज्यों को संघ से अलग होने की छूट होती है किसमें? परिसंघीय व्यवस्था में। ठीक है, ठीक है। और ऐसा आपको उदाहरण पूर्व यूएसए जो था, पूर्व में यूएसए जो था वैसा ही था, कॉलोनियल सिस्टम वहां पर था, जो कॉलोनीज इकट्ठा हुई वो उन्होंने एक परिसंघ का निर्माण किया, कॉन्फेडरल गवर्नमेंट का निर्माण किया। बाद में जैसे जैसे वहां सुप्रीम कोर्ट मजबूत हुआ, उसने इसको नकार दिया और अंतः संघ बन गया। कौन? यूएसए। ये भी समझौते का परिणाम है, फेडरल भी राज्यों और संघ के मध्य समझौते का परिणाम है। लेकिन यहां पर राज्यों का भी अपना अस्तित्व है और संघ का भी अस्तित्व है। तो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, यानी संघ भी खत्म नहीं होगा, है ना। इसे कहते हैं संघात्मक शासन। ऐसा आपको देखने को मिलता है यूएसए में, देखने को मिलता है। स्विस फेडरेशन जो है, जिसे स्विट्जरलैंड आप कहते हैं, स्विस फेडरेशन, ये भी ऐसा ही है। वहां अलग अलग कैंटीन है, वो अलग नहीं हो सकते केंद्र से, है ना। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए राज्यों को परिसंघात्मक व्यवस्था में अलग होने का अधिकार है संघ से? तो जी हाँ। संघात्मक शासन है तो नहीं, संघात्मक शासन में ना राज्य खत्म होगा ना ही संघ खत्म होगा, और राज्यों को संघ से अलग होने की छूट भी नहीं। लेकिन ये समझौते का परिणाम। एक है यूनियन वर्ड, जिसे संघ कहते हैं आप, है ना। इसे हम कहते हैं विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर राज्यों का अस्तित्व समाप्त हो सकता है, एक राज्य से टूटकर दूसरा राज्य बन सकता है, उसको सीमा परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन संघ कभी भी नहीं टूटेगा। ठीक है, राज्यों को संघ से अलग होने की छूट नहीं है इसमें। और ऐसा उदाहरण कहां देखने को मिलता है? वो भारत में देखने को मिलता है। भारत क्या है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत किस तरह की शासन प्रणाली है, तो भारत में संघीय या यूनियन सिस्टम है, लेकिन यहाँ कैसा यूनियन है? एकात्मक की ओर झुका हुआ है। संघात्मक जो है एकात्मक की ओर झुका हुआ है, संघात्मक कैसे झुका हुआ है? एकात्मक की ओर झुका हुआ है, इसीलिए यहाँ यूनियन है, स्टेट। और विनाशी राज्य है, अविनाशी संघ है ना भारत। समानतः संघीय व्यवस्था की तरह ट्रीट करता है, लेकिन जब संकट काल आता है तो एकात्मक की तरह बिहेव करता है। राज्य और केंद्र दोनों को शक्तियां प्रदान की गई, दोनों राज्य के केंद्र के अंदर नहीं है, लेकिन अगर विषम परिस्थितियां आती हैं तो राज्यों का अस्तित्व समाप्त कर सकता है केंद्र, ये भी छूट है। फिर आता है यूनिटरी या एकात्मक प्रणाली। इसमें जो है केंद्र जो है वो शक्तिशाली होता है ना। और यह भी क्या होगा? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? इस तरह के उदाहरण आपको कहां देखने को मिलते हैं? फ्रांस और ब्रिटेन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन ना आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फिर अब हम इसके बाद यहाँ देख रहे हैं विधायिका, लेजिस्लेचर। क्या? विधायिका या लेजिस्लेचर। तो देखो, विधायिका या लेजिस्लेचर जो है ना, वो क्या आती है? कानून का निर्माण करती है ना। और इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो जो है, आपका वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, उस पर हम यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, सब्सक्राइबर कम है और व्यूज भी कम है। उम्मीद है आप वीडियोस को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे उस पर, है ना। अधिक से अधिक शेयर करिए। अगर आप
जितना ज्यादा शेयर करेंगे तो उसमें हमको प्रोत्साहन मिलेगा, मुझको प्रोत्साहन मिलेगा, और मैं और भी बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा। हमने ऑलरेडी जनजाति के लिए एक स्पेशल मास्टर क्लास रेडी किया हुआ है। मैं रेगुलर उसकी क्लास लूंगा। बहुत जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, संवैधानिक प्रावधान है, इतिहास है, हम स्पेशली जनजाति पर एकदम डेप्थ चर्चा करेंगे। जनजातियां, भारत की जनजाति हो, छत्तीसगढ़ की जनजाति हो, इस पर हमारा वीडियो लेक्चर सीरीज चल रहा है। जाकर वीडियोस देखो और शेयर करो ताकि अधिक से अधिक व्यूज उस पर आए और हमको मोटिवेशन मिले आपके लिए आगे और बहुत सारे लेक्चर्स बनाने की। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट